तो ये जो है एथिक्स का चैप्टर 3 है अपने पास, जिसका नाम एटीट्यूड है। आप सब देख रहे होंगे। ओके, इस चैप्टर को हम लोग एक ही बार में पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। ये बेसिकली पूरी तरीके से डिटेल नहीं, रिवीजन वीडियो है सबका। सबको पता है कि ये हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा सिलेबस, है कि नहीं? सिलेबस जो कि चैप्टर 3 एटीट्यूड का बात करता है। ठीक है, तो एटीट्यूड की कंटेंट, उसके स्ट्रक्चर, एटीट्यूड का फंक्शन और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है, एटीट्यूड हमारा बनता कैसे है, इसका रिलेशन देखेंगे। थॉट के आधार पर बिहेवियरल इन्फ्लुएंस देखेंगे, मॉरल एंड द पॉलिटिकल एटीट्यूड देखेंगे, फिर उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है। अब सिलेबस के साथ साथ हम लोग कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके के पीवाईक्यूज आए हुए हैं, है कि नहीं? फिर उसी आधार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पीवाईक्यू 2015 में पूछता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड माइंडसेट क्या है? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक्सपेक्टेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, मतलब एक जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो दो तरीके के एटीट्यूड रखता है कि नहीं? टुवर्ड देयर वर्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब ना, दो एक पब्लिक सर्वेंट को अगर देखो तो उसके दो तरीके के एटीट्यूड आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं। पहला ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, दूसरा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। दो हो गए। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच में अंतर करें, है ना, और उनके मेरिट और डिमेरिट को लिखें। ये है क्वेश्चन। दूसरा क्या बोलता है, इज इट पॉसिबल टू बैलेंस द टू टू क्रिएट अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन? क्या ये पॉसिबल है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दोनों को मिला करके बैलेंस एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सकता है फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्रीज? कोई भी चीज एक चीज से तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, मिक्सर चाहिए। तो भाई इसमें पूछ रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के बीच का अंतर बता दो, और उन दोनों को मिला करके क्या हम लोग ये पॉसिबल है कि बैलेंस बना सकते हैं ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बेटर हो सके, जल्दी हो सके। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान में रखें क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी वहां देखेंगे। 2016 में क्वेश्चन पूछता है, मैक्स वेबर said that it is not wise to apply the public administration to sort of morals and ethical norms. We apply the matters of personal conscience. It is important to realize personal conscience. It is important to realize, oh sorry, it is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Critically analyze करें। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई नॉट वाइज टू अप्लाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू एथिकल नॉर्म्स। कोई एथिकल नॉर्म्स चल रहे हैं उसी के आधार पर आप तो ये कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वी अप्लाई द मैटर्स ऑफ पर्सनल कॉन्साइंस। भाई हम लोगों को उस वक्त देखना चाहिए कि क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर ही। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही कोई सोसाइटी में किस तरीके के लोग पहले से किस तरीके के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। अपना बुद्धि लगाने की बात है। It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality। और ये जरूरी भी हो जाता है कि उस नॉर्म्स, अगर शायद वो नॉर्म्स गलत हो तो क्या होगा भाई? तो उस समय क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक है, जो अपना स्टेट है, उसको खुद का एक ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी जो है वो वहां पर ही पास करने की जरूरत है, उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। तो इसको एनालाइज करें इस स्टेटमेंट को। ओके, 2017 में क्वेश्चन क्या पूछता है, discipline generally implies following the order and subordination. However, it may be counterproductive for the organization. डिस्कस करें। डिसिप्लिन, हम लोग सब भी डिसिप्लिन में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, आगे पढ़ा, कहीं पे भी जाते हैं तो भाई डिसिप्लिन। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सिंपली अगर हम समझे तो भाई हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये कहते हैं कि एक
इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा नहीं रहे हैं, अपना जो तर्क वितर्क है, अपना रीजनिंग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हम ऑर्डर फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिविटी भी तो हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिस्कस करें इस चीज को। 2020 में क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो क्या बोले, पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। एक अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट के जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पर उसको काम करना पड़ेगा। तो उस वक्त अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा सिविल सर्वेंट का, तो भाई वो फंक्शन कैसे कर पाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, है कि नहीं? तो बोल रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये तो होना ही चाहिए भाई किसी भी सिविल सर्वेंट में, है कि नहीं, ताकि वो एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर भी फंक्शन कर सके। व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉसिबल एटीट्यूड इन अ पर्सन, कौन कौन से पॉसिबल एटीट्यूड हो सकते हैं, इसको बताना है। अभी रिसेंटली में एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ एक आईपीएस जो है अभी डीएसपी के पद पे थे और शायद किसी डिप्टी सीएम ने उन्हें बातचीत करके कुछ अपना डोमिनेंस दिखाने की बेसिस पे डोमिनेंस दिखाने का काम किया है, जब वो किसी इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने का काम करी, तो एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा कर दिया डिप्टी सीएम, है कि नहीं? तो उस वक्त आप कैसे काम कर रहे हो, उस वक्त आपका एटीट्यूड कैसा है? 2021 में क्वेश्चन पूछता है, एटीट्यूड इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एटीट्यूड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने में मदद करता है। अब पूछता है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर द पब्लिक सर्वेंट। कैसे एक सुटेबल एटीट्यूड को हम बना सकते हैं जो पब्लिक सर्वेंट को चाहिए ही चाहिए। पहला एक बता दिया कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए। अब बताओ कि कैसे हम सुटेबल एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट आर सेम। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सबको एक ही जैसे के होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। येट देयर इज द परफॉर्मेंस, positive minded officers are able to interpret the rules and the regulation in the favor of the case and achieve success। सबके लिए रूल सेम है। उस दरमियान जो पॉजिटिव माइंडेड पब्लिक सर्वेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडेड है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी या कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक है या कोई भी किसी तरीके का केस है, तो उसमें उस रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और सक्सेस पा लेते हैं, मतलब वो केस में जीत जाते हैं, वो केस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जबकि whereas the negative minded officers are unable to achieve goals by the interacting the same rules and regulation against the case। लेकिन वहीं कुछ ऐसे पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने फेवर में इंटरप्रेट करते हैं। क्या समझते हैं? मतलब एक पॉजिटिव माइंडेड के बारे में डिस्कस करना है, एक नेगेटिव माइंडेड के बारे में डिस्कस करना है, दोनों ही एक ही सिचुएशन है, लॉ रूल सब कुछ बराबर मिला है दोनों को, लेकिन एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है नहीं? तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है भाई और डिस्कस करना है कुछ इलिस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, अब टॉपिक है एटीट्यूड फॉर्मेशन, मतलब एटीट्यूड हमारा बनता कैसे है, ठीक है, हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है। 2014 में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम। अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है अपने आसपास में, ठीक है, अपने आसपास में कोई सोशल प्रॉब्लम है, तो
कौन सा फैक्टर पर्सन के एटीट्यूड को डिफाइन करता है कि कैसे उस पर्सन को उस सोशल प्रॉब्लम के प्रति उसका एटीट्यूड बनाता है। ठीक है, इन आवर सोसाइटी कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड आर प्रिवलेंट। मतलब कोई चीज है तो उसके अपोजिट में हमारे एटीट्यूड होंगे, कोई भी चीज है उसके पॉजिटिव में हमारे नेगेटिव या फिर उसके फेवर में होंगे हमारे एटीट्यूड। अबाउट हाउ मेनी सोशल प्रॉब्लम्स व्हाट कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड क्या है वो बताओ किसी भी सोशल प्रॉब्लम के प्रति। डू यू नोटिस अबाउट द कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी, कास्ट सिस्टम के बारे में हमारे सोसाइटी में आए दिन देखने के लिए मिल जाएगा केसेस या न्यूज़ में कि यहाँ यहाँ इस कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इस चीज़ किया गया। अभी ओनर किलिंग रिसेंटली में न्यूज़पेपर में था कास्ट के बेसिस पे। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड, कैसे आप एक्सप्लेन करते हो इसको बताना है, ये क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन आता है, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, वर्क और अदर पीपल and society are generally shaped by unconsciously acquired attitudes and values are often undesirable in the citizen of a modern democratic and egalitarian society। देखो, हमारा जो एटीट्यूड है किसी लोग के प्रति, किसी काम के प्रति या फिर कोई अदर, मतलब ये लाइफ के प्रति, काम के प्रति, किसी लोग के प्रति और सोसाइटी के प्रति, हम लोग अनकॉन्शियस, देखो जानबूझ के नहीं करते हैं इसी तरीके का सेव कर ले, लेकिन सेव हो जाता है कि नहीं। ऑफन अनडिजायरेबल इन द सिटीजन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड इक्वलिटी, डिजायर नहीं है बट बन जाता है। अब क्वेश्चन ए और बी, डिस्कस सच अनडिजायरेबल वैल्यू, तो वो कौन कौन से वैल्यूज हैं जो बनने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बन जाते हैं, लोगों के प्रति, काम के प्रति बन जाते हैं, जो अभी प्रेवलेंट कर रहा है इन टुडेज एजुकेटेड इंडियंस, जो आज पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनके बीच में भी ये अभी भी फैल रहा है। उसके बाद हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड इज चेंज्ड, तो ये जो अनडिजायरेबल एटीट्यूड है जिसे मैंने चाहा नहीं बट फिर भी किसी लोग के प्रति, किसी काम के प्रति, सोसाइटी के प्रति बन गया है, तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सोशियो एथिकल वैल्यूज consider the necessary in the public service, be cultivated in the aspiring and serving civil servant। तो उसमें से एक चीज क्या बता रहा है कि ये जो अनडिजायरेबल एटीट्यूड है चेंज्ड कैसे करना है, हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड बी चेंज्ड, और जो सोशियो एथिकल वैल्यूज है उसको माना जा रहा है कि ये एक नेसेसरी पब्लिक सर्विस है, बी कल्टिवेटेड इन द एस्पायरिंग ऑफ सर्विंग सिविल सर्वेंट। ओके, अब इस पे बताना है भाई। अब सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन 2016 में क्वेश्चन पूछता है, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन कहने का मतलब यही है ना, विदाउट फोर्सफुली, ठीक है, बिना हम किसी तरीके के फोर्स किए हुए एक इंसान को हम इन्फ्लुएंस कर दिए उसे ही कहते हैं परसुएशन। और सोशल इन्फ्लुएंस मतलब देख उख करके, किसी के बातों से सुन करके हम इन्फ्लुएंस्ड हो गया। तो ये कहता है कि ये दोनों ही चीज, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं बस, तो इस तरीके के क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है, एटीट्यूड वाले से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है एक्चुअली में पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और जब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तो भाई हम लोगों को यहाँ आंसर ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब एटीट्यूड चैप्टर ही है तो सबसे पहले एटीट्यूड को ही डिफाइन करना पड़ेगा कि एटीट्यूड है क्या, है कि नहीं। अब एटीट्यूड क्या है, तो यहाँ पर ही ब्रेकलर एंड विगिंस जी का नाम आता है। और ये कैसे एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं, एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स लाइक और डिसलाइक फॉर एन आइटम, कोई भी आइटम है, कुछ भी चीज है, कोई आइटम है, कोई सॉन्ग है, कुछ भी चीज है, ठीक है,
उसके प्रति एक इंडिविजुअल का या तो उसको वो पसंद करता होगा या तो उसको नापसंद करता होगा, यही उसका एटीट्यूड है। अब ये एटीट्यूड उसका बना कैसे, किसी भी आइटम, किसी भी चीज, किसी भी लोग के प्रति, तो organized through experience and exert influence on behavior such as voting pattern। तो भाई वो तो एक्सपीरियंस किया होगा, किसी चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि एक ड्रिंक है, कोई 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 कोल्ड ड्रिंक है, किसी ने पिया, उसको अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा कि भाई ये चीज अच्छा नहीं है, तो वो लाइक नहीं करेगा, उसे डिसलाइक करेगा। कोई कोल्ड ड्रिंक किसी को पसंद आ गया, नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा भाई ये तो बड़े मजेदार है, उसको वो लाइक करेगा। तो ये एटीट्यूड बन गया। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बन सकता है। उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा उसके बिहेवियर पर, जैसे कि एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल के जिसपे वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस कैसे हो जाता है, जो लोग होते हैं, कैंपेन होता है, जो लीडर होते हैं, जो क्राइजमेटिक लीडर होते हैं, जिनका अच्छा वर्चस्व होता है, उनके आधार पे, उनके बोली पे, उनके स्पीच पे लोग सुन करके अपना वोटिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं, है कि नहीं? ओके, तो ये है एटीट्यूड का डेफिनेशन। ठीक है, अब एटीट्यूड वर्सेस ओपिनियन, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ये एटीट्यूड है क्या, एटीट्यूड क्या है वो भी हम देख चुके, किसी का लाइक और डिसलाइक, वो पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना हो या फिर बिहेवियरल इन्फ्लुएंस की वजह से। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, एटीट्यूड और ओपिनियन। मीनिंग क्या है अगर एक लाइन में कहें तो ओवरऑल माइंडसेट, किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा किस तरीके का माइंडसेट है, उसे ही हम एटीट्यूड कह रहे हैं। और ओपिनियन क्या है, एक स्पेसिफिक बिलीफ के लिए तुमसे आकर के कोई पूछे कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन है, या फिर इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर क्या है, तो तुम्हारा उस स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए या स्पेसिफिक कोई जीएस सब्जेक्ट के लिए जो ओपिनियन होगा वो स्पेसिफिक होगा कि भाई इस टीचर को पढ़ लो, इससे पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, है कि नहीं? और एटीट्यूड ओवरऑल में, अरे हाँ सब ठीक पढ़ाते हैं, किसी से भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये एटीट्यूड, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से स्पेसिफिक होकर के बात नहीं कर रहा। इमोशनल की बात करें तो एटीट्यूड और ओपिनियन में इमोशनल एटीट्यूड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जबकि ओपिनियन में जो है ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव मतलब माइंड प्रोसेस, ये थॉट और बिलीफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थॉट, हम क्या सोच रहे हैं, मेरी क्या धारणा है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी आइटम के प्रति, तो उस चीज को ओपिनियन बता रहा होता है। हम उसी चीज को ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, जिसको हम पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, जिसको हम देख चुके होते हैं, उसके प्रति ही ओपिनियन। कहीं पे एडमिशन लेना है, कहीं पे किसी कोई कोई बुक लेना है, कोई पेन लेना है, कुछ भी लेना है, तो हम पूछते हैं यार तुम अपना ओपिनियन बताओ क्या करना चाहिए। या कोई केस में हम लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर ही बता पूछते हैं, ओपिनियन लेते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो एटीट्यूड जनरली स्टेबल होता है और ओपिनियन इसलिए चेंज है। अभी कोई टीचर कोई सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा रहा है, उसको पूछो ओपिनियन तो वो बता देगा कि हाँ ये टीचर से पढ़ लो, ये अच्छा पढ़ा रहा है। नेक्स्ट मोमेंट तुरंत से ही कोई दूसरा टीचर आ गया और उससे बेटर पढ़ा रहा है। अब जब उससे बेटर पढ़ा रहा है तो भाई उसको देखा, उसको समझा, तो वो उसको उसको फेवर करने लगा, ओपिनियन उसके प्रति बन गया। है कि नहीं? उसके बाद एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एटीट्यूड का जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारे बिहेवियर से दिख जाएगा, और ओपिनियन का जो है वो एक्सप्लिसिटली तुम्हारे स्टेटमेंट से, तुम किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चैरिटी, कोई चैरिटी कर रहा है उसके प्रति तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। लेकिन ओपिनियन में देखो कि भाई नेगेटिव ओपिनियन, जब एक करप्ट पर्सन डोनेट फॉर द इमेज सेक, जो करप्ट है, तुम जान रहे हो उसको कि बहुत सालों से ये करप्शन में इन्वॉल्व है और उससे पैसा गेन किया है, ठीक है। और वो जब दान कर रहा होगा, जब चैरिटी कर रहा होगा,
तो तुम डायरेक्टली बोलोगे अरे ये तो सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए कर रहा है, एक्चुअली में इसका इंटेंशन नहीं है करने का, सिर्फ अपना नाम चमका रहा है। तो ये ओपिनियन हो गया और ये बिहेवियर में दिखेगा एटीट्यूड। ओके, अब एटीट्यूड और ओपिनियन हो गया। अब एटीट्यूड वर्सेस बिलीफ में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब मीनिंग में देखें, एटीट्यूड क्या है? थिंकिंग और फीलिंग अबाउट द समथिंग, किसी भी चीज के प्रति हम क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग है हमारा किसी भी चीज के प्रति। जबकि बिलीफ क्या है? एक्सेप्टेंस। बिलीफ मतलब धारणा, है कि नहीं? हम धारणा करके बैठ चुके हैं, हम मान करके बैठ चुके हैं। तो एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू, कुछ तो सही है जिसके लिए मेरे को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ये पेन है, ये लिखता है तो लिखता है, बिलीफ मान गया है कि हाँ ये पेन है, ये लिखता है। इसके लिए मेरे को कोई प्रूफ चाहिए क्या कि भाई लिख करके पहले बताओ, अगर चल गया तो हम मानेंगे कि ये पेन है। ऐसा तो नहीं करते हैं, है कि नहीं? बिलीफ मतलब हम सीधा किसी चीज को मान बैठे हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके लिए मेरे को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ओके, इमोशनल एटीट्यूड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये बिलीफ में कॉग्निटिव थॉट और इमोशंस को बता रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, एटीट्यूड का जो इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। जैसे वहां भी हम लोग देखे पीछे में कि एटीट्यूड डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाता है बिहेवियर के थ्रू, तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। और बिलीफ जो होता है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट है। ये हम कह सकते हैं कि बिलीफ जो है तुम्हारे एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति बनने का, ये एक फाउंडेशन के तरह से काम करता है। तुम कोई ऑब्जेक्ट से रूबरू हुए, ठीक है, उसमें तुम्हारा एक बिलीफ बना कि ये चीज ऐसे काम करती है। अब लंबे समय तक ये चीज चलते रहा, तो लंबे समय जब चलते रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? एटीट्यूड बन जाएगा। समझे? ओके। स्कोप, ये स्पेसिफिक हो सकता है और ये बिलीफ बॉर्डर हो सकता है, ब्रॉडर हो सकता है। क्योंकि ये ब्रॉडर हम ओपिनियन, हम क्या है, बिलीफ है ना, धारणा है। और धारणा तो बिना प्रूफ के बनाए हैं, तो धारणा भी जब बिना प्रूफ के बनाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। और ये होगा बिहेवियर, तो एटीट्यूड, तो भाई जब हमको बिहेवियर, जब हम बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर वो लंबे समय तक चलता रहेगा, तो वो एटीट्यूड बन जाएगा हमारा किसी भी स्पेसिफिक चीज के प्रति, है कि नहीं? स्टेबिलिटी की बात करें, एटीट्यूड चेंज हो सकता है, बिलीफ रिजिड हो सकता है, क्योंकि ये तो चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है बिना किसी प्रूफ के। तो जब बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर रहा है तो भाई उसको जब तुम प्रूफ भी दोगे तो भी नहीं वो मानेगा, इसीलिए ये रिजिड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एटीट्यूड एंड पब्लिक सर्विस, पॉजिटिव एटीट्यूड पर पीवाईक्यू था, है ना? अब पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है इसको देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट मतलब ऑप्टिमिस्ट। पॉजिटिव सिविल सर्वेंट का एक एट्रीब्यूट क्या है? ऑप्टिमिस्ट। मतलब तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसे ही कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कि कुछ भी हो जाए, कि मतलब कितना भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो, और उसमें तुम्हारा जो बिलीफ है कि भाई इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही होगा, या पॉजिटिव आउटकम पॉसिबल है इवन इन द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये होता है। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि भाई रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट मतलब कि कितना भी डिफिकल्टीज हो, ठीक है, उसके बाद भी तुम परसिस्टेंट हो। जैसे अगर कोई टीचर है और कुछ चीज सिखाना चाह रहा है, तो उसके पास रिसोर्सेस की कमी है, फिर भी वो रुक नहीं रहा, सिखाने की कोशिश कर ही रहा है। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल में आते हैं सुपर 30, अगर मूवी देखे होंगे तो वहाँ ऋतिक रोशन, जो एक्चुअली में वो है पटना में हुआ था। खैर मूवी के थ्रू हम लोग उसमें देख सकते हैं कि सुपर 30 मूवी में कैसे उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, फिर भी सुपर 30 में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और नीट जेई कैसे क्रैक करवाते हैं।
रिसोर्सेज तो नहीं था, बिल्डिंग कैसा था, देखो टूटा-फूटा, फिर भी लोग पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, पढ़ने के लिए बुक्स कॉपी नहीं होते थे, फिर भी लोग पढ़े, ठीक है? तो वो रेज़िलिएंट रहे। रेज़िलिएंट मतलब पूरा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसके बाद भी उस समय भी वो पर्सिस्टेंट रहे। समझे? ओके। किसी भी काम के प्रति कमिटेड कमिटेड मतलब ये मेरे को करना है तो करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। कोलैबोरेट, जब पॉजिटिव एटीट्यूड ये होगा कि हम अकेले कोई डिसीजन लेने से बचें, हम लोगों से कोलैबोरेशन कर लें, ठीक है? हम लोगों से कोलैबोरेशन कर लें कि भाई चलो ये काम करना है, मिल करके बाँट करके करते हैं। कुछ सहयोग हो जाएगा, कुछ मुझे एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, या तुम्हारे पास जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, उससे ये केस जल्दी हैंडल हो जाएगा, या मेरे पास जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, उससे जो केस है, वो जल्दी हैंडल हो जाएगा। तो मिल बाँट करके करते हैं। एडैप्टेबल, ये पॉजिटिव सिविल सर्वेंट का एक एट्रीब्यूट है। एडैप्टेबल मतलब कोई भी सिचुएशन में हमें वहाँ ढलना आना होना चाहिए। अब तुमको कहीं पर भी भेज दिया भाई पोस्टिंग के बाद, ठीक है? वहाँ की चीज़ों के अकॉर्डिंगली तुम यही नहीं कर पा रहे हो, ढल ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो इसलिए बोल रहा है कि एडैप्टेबल होना चाहिए। ओके, मोटिवेटेड होना चाहिए हमेशा। हमेशा कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा हो, तो उसको ओवरकम करने के बारे में सोचना चाहिए, ना करके वो प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाना चाहिए। हाँ, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उसके बारे में बात करना चाहिए। इनोवेटिव्स, डेली चैलेंजेस आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक नए तरीके से हैंडल करना है, जो सबका ध्यान रखते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी, किसी को हार्म ना हो और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ओके, साथ में ये इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जब तुम काम करोगे तो भाई तुम्हारा जो है लोगों के प्रति ट्रस्ट बढ़ना चाहिए और तुम में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी काम के प्रति। फिर फुलफिलमेंट एंड पर्पस, एक फुलफिलमेंट की भावना भावना होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो एक्शन लिया, मैंने जो करा वो सब सही था, मतलब सेटिस्फैक्शन वाला हम कह सकते हैं इस तरीके का। उसके बाद एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक कहने का मतलब है, देखो भी इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर आएगा आगे, जिसमें हम लोग सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन और वहीं एम्पैथी सिंपैथी जब आएगा तो एम्पैथेटिक का मतलब समझेंगे। लेकिन यहाँ अगर शॉर्ट में समझने की बात करें तो कोई इंसान अगर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो उसके पास उसके प्रॉब्लम को समझने के लिए तुम उसके ही जगह पर ही खुद को रख करके देख रहे हो, तो हम कह रहे हैं एम्पैथेटिक हो जा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद ओपन माइंडेड, हमेशा एक पॉजिटिव सिविल सर्वेंट को ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है? हमेशा उसको फीडबैक सुनने की कोशिश करना चाहिए। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, तभी तो वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कर सकता है, तभी तो वो अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकता है, तभी तो वो आगे बढ़ सकता है। ओके, अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल कहने का मतलब क्या है? कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कहीं भी कोई जाकर के कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जानते हैं सब कुछ के कोई भी चीज़ लो, उसके 2 पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक तो पॉज़िटिव। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें पॉज़िटिव ही होगा। कोई भी एक्शन लोगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है एक भी चीज़ कि भाई उसमें सब कुछ पॉज़िटिव ही है, नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों ही मिला हुआ है। तो जब तुम डिसीज़न लोगे और कुछ उस वक़्त ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव चीज़ें उसमें होंगी ही होंगी, लिटिल, और उसके वजह से फेल्योर अगर हो जाता है वो केस और वो सिचुएशन हैंडल करना, तो उस वक़्त तुम आकर के डिसीज़न लो। तुम आकर के बोलो, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी थी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरी वजह से ये फेल्योर हुआ और हम लोगों के प्रति आंसर करेंगे। जो हम जिनके लिए हम फेल्योर साबित हुए, उनको उनको जवाब हम देंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है
पुलिस एक्नॉलेजेस यूज ऑफ फोर्स। पुलिस कहीं मॉब लिंचिंग या कोई भी केस को हैंडल करने के लिए गई जहाँ पूरी तरीके से भीड़ थी और वैसे भीड़ जो है नहीं हो रहा था शांत, तो उस वक्त जो है पुलिस जो है फोर्स का इस्तेमाल करती है और उस फोर्स का इस्तेमाल करने के दरमियान कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो उस वक्त जो है वो पुलिस कहेगी, अपने आप में एक्सेप्ट करेगी कि मैंने क्यों फोर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर हमेशा पॉजिटिव पब्लिक सर्वेंट को क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब कि हमेशा ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकालना होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम्स के प्रति कि भाई वो बहुत ही इनोवेटिव नए तरीके से हो। ठीक है, ओके। अब सॉल्यूशन फॉर द पॉजिटिव सिविल सर्वेंट, मतलब अगर अभी क्वेश्चन था ना पॉजिटिव सिविल सर्वेंट वाला में, तो पॉजिटिव सिविल सर्वेंट के प्रति कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर ही है। नोलान का सोहेल, हम लोग शायद पीछे नहीं आगे देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर में। ठीक है, वहाँ इसके बारे में डिटेल देखेंगे जो बेसिकली ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, यही सब के बारे में बात करता है, वहाँ देखेंगे। तो नोलान का अभी याद रखें कि नोलान का सोहेल सारे ये होना चाहिए, ये अपने आप में एक एक वर्ड है, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, इस तरीके से ऑनेस्टी, एटीट्यूड, ये सब चीजें। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि भाई तुम बिल्ड कर रहे हो अपने आप को एक नए सिचुएशन के प्रति। अभी एडेप्टेबिलिटी देखा था, उसी तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम अपने आप में क्षमता पैदा कर रहे हो। ओके, ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन, कैसे हमें इंटीग्रिटी को फॉलो करना है, कैसे डेडिकेशन दिखाना है, कैसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी काम करना है कि नहीं। उसके बाद एक्सपोजर टू challenges faced by marginalized to develop the attitude towards them। ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनसे मिलाओ उनको, ताकि उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। ट्रांसपेरेंसी टू बिल्ड द ट्रस्टफुल एंड द पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस, अपने आप में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए ताकि एक ट्रस्टफुल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। जब आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे, पारदर्शिता लाओगे कि मैंने कोई एक्शन क्यों लिया है, इस पर इस वजह से लिया है, ऐसे लिया है, ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो लोगों का आपके प्रति जो है ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और उस तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। फिर उसी तरीके से पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा, आपके ऑफिस में लोग आप ही के तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, आपको इंस्पिरेशन मांगेंगे, आइडियल मांगेंगे। अब क्रिएटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इन जनरल, हम लोग कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इन जनरल की बात करें, इन जनरल मतलब इन जनरल में सभी को आ जाएंगे, आगे देखेंगे स्पेसिफिकली पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए। ओके, सबसे पहले कि भाई डिस्कशन करो, फैमिली में डिस्कशन करो, फैमिली में डिस्कशन करो, किसी भी कोई भी मैटर से लेकर के है तो उस वक्त वो बात लेकर के फैमिली के पास जाओ और वहां पर ही डिस्कशन करो। तो उसमें से हम लोग रोल ऑफ फैमिली, पेरेंट्स, वैल्यू, एजुकेशन, ये सब अभी पीछे ह्यूमन वैल्यूज में सीख करके आए कि कैसे हम लोग वैल्यूज इनकलकुलेट करते हैं सोसाइटी से, फैमिली से, पेरेंट्स से, अदर्स से, है कि नहीं। हमें हमारा स्कूल कैसे वैल्यूज सिखाता है। फिर लीडर लीडर के जो लेसन है उनसे, मतलब लीडर ने जो सिखा करके गया है, कुछ लीडर जो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं 15-16, उन्होंने कैसे बोला ना कि कब कब क्या करना चाहिए हमें, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर रखना चाहिए, सब कुछ हम लोग पीछे देख करके आए। फिर पॉजिटिव कंपनी, गुड पीयर्स, फ्रेंड्स, अब तुम्हें अगर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है जनरली, तो भाई तुम्हारे जो कंपनी देने वाले लोग हैं, जो तुम्हारा साथ देने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं, वो किस तरीके का विचार, वो किस तरीके का एटीट्यूड अपने पास रखते हैं, अच्छा, तो उसके लिए गुड पीयर्स और फ्रेंड्स मतलब हमारा सर्कल भी अच्छा ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद जनरली
EI इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि चैप्टर ही है पूरा, अभी यहाँ लिख दिया गया है, आगे हम लोग 1-2 वीडियो के बाद देखेंगे उसको। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस कहने का मतलब क्या होता है? बीइंग इन प्रेजेंट। बीइंग इन प्रेजेंट मतलब है कि उस स्थिति में, उस सिचुएशन में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं हो कि तुम प्रेजेंट तो हो, फिजिकली तो प्रेजेंट हो, बट तुम्हारा माइंड क्या है? कहीं किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, तुम्हारा ध्यान कहीं और गया हुआ है। ओके ओके। एटीट्यूड। अब एटीट्यूड, एटीट्यूड के एट्रीब्यूट 3 है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल। ये 3 कंपोनेंट है, ठीक है, जो देखो, जिन्हें हम राइडिक और एबीसी मॉडल के नाम से जानते हैं। एबीसी, एफिनिटी, बिहेवियर और कॉग्निटिव, ये तीनों चीज है। अब कॉग्निटिव, एफिनिटी और बिहेवियर तो क्या होते हैं ये? तो पहले एफिनिटी देख लो। एफिनिटी मतलब कि भाई कोई फीलिंग और इमोशन, जिसके वजह से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा क्या हो, कोई भी फीलिंग या तो फिर इमोशन हो उसके प्रति। ओके, उसके बाद बिहेवियर। उसके बाद बिहेवियर क्या है? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए कि भाई किसी भी तरीके का बिलीफ, जो भी फाउंडेशन थे, है ना, बिलीफ हो गया, आइडिया हो गया या थॉट हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो सकता है वो। और कॉग्निटिव, सॉरी, कॉग्निटिव जो आइडिया, बिलीफ जो है, थॉट वो हमारे माइंड में, और बिहेवियर जो है इसके बेसिस पे बन जाता है कि नहीं? तो बिहेवियर जो है कॉग्निटिव के बेसिस पे बन जाता है, एफिनिटी के बेसिस पे बन जाता है। जो हमारा कह सकते हैं बिहेवियर क्या है, मेरा एक लाइन में कहें तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, है कि नहीं? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपोनेंट, बिलीफ, आइडिया, थॉट या स्टीरियोटाइप किसी भी चीज के प्रति। इफेक्टिव कंपोनेंट जिसमें फीलिंग, इमोशन और प्रीजुडाइसेस की बात करता है। बिहेवियर, बिहेवियर कहने का मतलब है कि पास्ट का एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। अब कहता है इन जनरली हमें सिनर्जिक रिलेशंस रखना चाहिए। सिनर्जिक रिलेशंस मतलब कि एक साथ ही काम करना चाहिए, कोई भी चीज को आइसोलेशन में नहीं, ठीक है। जैसे कि हस्किंसन एंड हेडडॉग, ये क्या कहते हैं? फाउंड विच कंपोनेंट वंस यूजेस थ्रू बियर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और पाते हैं ये जो एबीसी है, अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव, वो उस एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्वच्छ भारत वाले एक कैंपेन में, जिसमें से लोग एबीसी मॉडल का इस्तेमाल किया इन्होंने उसमें, और उस तरीके से लोगों को देखा कि इफेक्टिव। तो लोग जो हैं, जो लोग उसको बोल रहे थे, सोशली इन्फ्लुएंस हो रहे थे कॉग्निटिव, तो लोग जो कर रहे थे साफ सफाई, तो उसमें कॉग्निटिव लेवल पे बात हो रही थी। लोग जब बात होना वो स्टार्ट हुआ तो वो दिमाग में गया, जब साफ सफाई हो रहा था तो दिमाग में गया, तो कॉग्निटिव लेवल पे गया। फिर इफेक्ट हुआ तो फिर उसके बिहेवियर में चेंज हुआ। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में बात किया गया। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर था हम लोग के सिलेबस में मेंशन, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर में क्या बोलता है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड करें, कैसे हम कौन से चीज को, किसको कहें कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसको कहें कि ये नेगेटिव एटीट्यूड है। तो 1D व्यू मतलब 1 डायमेंशनल व्यू देखे तो क्या कहता है ये, कि या तो तुम पॉजिटिव होगे, या तो तुम नेगेटिव होगे, या तो तुम न्यूट्रल हो सकते हो। 1 डायमेंशनल व्यू यही कहता है कि एक समय में आप या तो पॉजिटिव होगे, ये या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल होगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हो। जैसे स्मोकिंग, सिगरेट, स्मोकिंग करना, ठीक है। तो स्मोकिंग कोई कर रहा है तो उसके प्रति तो या तो कोई नेगेटिव बिहेवियर होगा तुम्हारा, या तो कोई पॉजिटिव बिहेवियर होगा, या एटीट्यूड हम जिसे कह रहे सकते हैं, बिहेवियर फाउंडेशन ऑफ द एटीट्यूड फॉर स्मोकिंग।
यू कांट बी फ्री फॉर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये अच्छा भी है स्मोकिंग और बुरा भी है। या तो तुमको पसंद होगा या तो तुमको पसंद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसे 1D व्यू कहते हैं या वन डायमेंशनल व्यू। ठीक है, अब 2D क्या कहता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और बोथ। या तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, या तो पॉजिटिव न्यूट्रल ले लो, या तो नेगेटिव न्यूट्रल ले लो, या तो न्यूट्रल पॉजिटिव ले लो, या तो फिर दोनों ही ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव टुगेदर। दैट इज जिसे हम कहते हैं एम्बीवैलेंट। ठीक है, तो एम्बीवैलेंट मतलब कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, एक 1D मॉडल मतलब या तो पॉजिटिव लो या तो नेगेटिव लो या तो फिर न्यूट्रल लो, वो चीज, और साथ में एम्बीवैलेंट जोड़ दो तो वो 2D हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मतलब कुछ तो पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि वो नेगेटिव होगा, एम्बिवैलेंट होगा, जिसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो यही होता है, तो हो सकता है ये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ही, ये है डायग्राम, ये है ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इधर है नेगेटिव वैल्यूज, इधर है पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ है न्यूट्रल, जीरो। अब कोई भी चीज को यहाँ हम डिसलाइक करते हैं, समथिंग डिसलाइक, तो ये नेगेटिव में आएगा। कोई चीज को हम पसंद करते हैं, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और हम किसी चीज को ना ही पसंद करते हैं ना ही डिसलाइक करते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया। और एम्बीवैलेंट, जहाँ कंफ्यूजन है कि मैं पॉजिटिव के साथ जाऊँ, नेगेटिव के साथ जाऊँ, या तो न्यूट्रल रहूँ। ठीक है, ये सारी चीज। अब अब क्वेश्चन आता है कि भाई तो फिर बेटर कौन है, 1 डायमेंशनल व्यू या 2D, दोनों में से मैं बेटर कौन है, तो विच मॉडल इज बेटर, तो 2D appears to be better। दोनों 2D appears better क्योंकि वन व्यू तुम कोई तो एक व्यू लोगे ना भाई, और दूसरा ये होगा कि भाई तुमको उसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो appears to be better क्योंकि 1D जो है न्यूट्रल एटीट्यूड रखता है, रीजन नॉट नोन, वेदर इक्वल, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो इंटरेस्ट। ठीक है, एक चीज रखेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, है कि नहीं। तो 1D बेटर फॉर कंसिस्टेंसी, दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं। 1D जो 1 डायमेंशनल है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी की वजह, कंसिस्टेंसी, अगर किसी भी चीज के प्रति तुम नेगेटिव वैल्यू है तुम्हारा तो नेगेटिव ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लगातार तुमको उसी उसी तरीके के चीजों को तुम परफॉर्म कर रहे हो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रति। दूसरा, 2D जो है बेटर है फॉर द सोशल एंड कॉम्प्लेक्स इशू, जो चीज़ें इजीली नहीं समझ में आती हैं, जो प्रॉब्लम इजीली से सॉल्व नहीं होती हैं, उनके लिए यहाँ पर ही हम 2D डायमेंशनल इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर ही मेरे को एक पहलू लेना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या तो न्यूट्रल, और दूसरा पहलू ये होगा मेरे को पता ही नहीं क्या करना है। ठीक है, अब सैलेंस, सैलेंस क्या होता है, ये मतलब, इसका मतलब होता है कि पीपल हु हाईली एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब अभी देखें कंफ्यूजन, confusion towards an object are more strongly influenced by the feature of their environment that makes the salient the object's positive or the negative attitude। सैलेंस कहने का मतलब होता है कि एक इंसान जो पूरी तरीके से एम्बिवेलेंट हो, एम्बिवेलेंट कहने का मतलब है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं पता है, कंफ्यूजन है कि इस ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या है, कौन सा चीज को हम लो, इसके पॉजिटिव को लो, इसके नेगेटिव के लो, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड इन अ एम्बिवेलेंट पीपल, कंफ्यूजन पीपल में बाय डायरेक्टिंग पॉजिटिव और द नेगेटिव आइडियाज। जैसे कि कोई इंसान है जो कंफ्यूजन स्टेट में है, उसको पॉजिटिव चीजें बता करके मैनिपुलेट कर लो, वो पॉजिटिव की तरह आ जाएगा, उसके तरफ आ जाएगा। उस इंसान को नेगेटिव चीजें दिखा करके
कन्फ्यूज़ कर दो, वो नेगेटिव की तरफ से आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरीके से पीपल को डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, मैनिपुलेट कर देते हैं एक तरीके, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज़न के स्टेट में है कि नहीं? तो उसको जिस तरीके के वैल्यूज़ उसको दोगे, वो उसी तरीके से एक्ट करने लग जाएगा। अब ये एटीट्यूड का फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। फंक्शन, रोल और पर्पस दैट एन इंडिविजुअल एटीट्यूड प्लेस। एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके का एटीट्यूड, एक इंडिविजुअल में किस तरीके का जो है वो रोल, या हम कह लें कि पर्पस क्या है इंडिविजुअल का एटीट्यूड का, उस पर बात करते हैं। सॉरी, स्मिथ साहब कहते हैं ऑब्जेक्ट अप्रेजल। ऑब्जेक्ट अप्रेजल मतलब कि भाई एबिलिटी ऑफ एटीट्यूड टू समराइज द पॉजिटिव और द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सोशल वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कोई लाइक है, तुम किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, तुम्हारे लिए कोई चीज़ बेनिफिशियल है और तुम्हारे लिए कोई चीज़ हार्मफुल है, तुम्हारे लिए कोई चीज़ पॉजिटिव है, तुम्हारे लिए कोई चीज़ नेगेटिव है। तो जब इसको तुम समराइज कर रहे हो, समराइज मतलब कि तुम डिफरेंस कर पा रहे हो कि कौन सा चीज़ पॉजिटिव है मेरे लिए, कौन सा चीज़ नेगेटिव है, तो यही चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट अप्रेजल। ठीक है। दूसरा, सोशल एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि भाई ये इंसान को हेल्प करता है, help us to identify with peoples whom we like and to disassociate from the people whom dislike। मतलब ये जो सोशल एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि हम जिसको लाइक करते हैं, जिसको हम डिसलाइक करते हैं, लाइक करेंगे उससे हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, लाइक जिसको नहीं करेंगे उससे हम लोग कटने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमारा कोई फेवरेट सिंगर है, ठीक है, और वो सिंगर किसी एक तरीके के प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसके एडवर्टीजमेंट से हम जो है अपने में एडजस्टमेंट कर लेंगे कि भाई मेरा वो फेवरेट सिंगर जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो हमको उसको खरीदना है। और फिर जिसको हम पसंद नहीं करते हैं और वो चीज़ भी वो कर रहा है, तो फिर नहीं करेंगे हम वो, दूसरा कोई करेंगे, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब कि अपने आप को डिफेंड द सेल्फ अगेंस्ट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहा था, तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और तुम बाहर प्रॉब्लम्स को ऐसा ठहरा रहे हो कि इसके वजह से चीजें हुई, नहीं, तुमको अपने आप में सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखना है। मतलब अपने इनकम्पेटेंसी के वजह से दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से बात करता है, ठीक है। बाय डैनियल काज फंक्शंस। काज साहब क्या कहते हैं, क्या फंक्शन है, तो ये कहते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहा या एटीट्यूड है तो तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर पाओगे कि वो चीज़ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है या वो चीज़ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। फिर यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियनिज्म हम लोग पढ़े थे पीछे कुछ वीडियोस में, देखे थे, जिसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड और मिनिमम पनिशमेंट की बात करता है। तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, प्रोसीजर। क्यों, ताकि वो डिसिप्लिनरी एक्शंस को अवॉइड कर सके। क्यों, क्योंकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी रहे। क्योंकि जहां वो थोड़े से अगेंस्ट जाते हैं या जो प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट में जाते हैं, तो तुरंत ऊपर से हाई कमांड से उनके पास फोन आने लग जाता है। तो जो उतने नहीं होते हैं बोलते हैं ठीक है भाई हटाओ सिस्टम का पार्ट, फिर वो भी करप्शन का पार्ट बनते हैं, है कि नहीं, वो फिर ज्यादा उछलते नहीं है। ईगो डिफेंसिव मतलब प्रोटेक्ट द सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अपने अंदर की चीज़ें की वजह से
हम दूसरे को ब्लेम कर दे रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। सेम जैसा कि अभी स्मिथ का एक्सटर्नलाइजेशन बात किया, है कि नहीं? हम दूसरे को दे दे रहे हैं ब्लेम और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस करना है सेंट्रल वैल्यूज को, जैसे कि एम्पैथी हो गया, एम्पैथी ड्रिवन सोशल जस्टिस मतलब कुछ भी तुम जस्टिस किसी को भी प्रोवाइड कर रहे हो, न्याय तुम कर रहे हो किसी के प्रति, तो उसमें एम्पैथी ड्रिवन होना चाहिए, मतलब कि कुछ तो दया होना चाहिए, कुछ कंपैशन। सिंपैथी मतलब एक दया भाव हो गया। सिंपैथी से अपर लेवल है एम्पैथी, जिसमें तुम उसके दर्द को महसूस करते हो, फील करते हो, समझे ये चीज। अब सिंडर्स लॉ ऑफ सेल्फ मॉनिटर, सिंडर्स लॉ ऑफ सेल्फ मॉनिटर क्या कहता है कि भाई देखो, ये तुम्हारा एटीट्यूड है, एटीट्यूड या फिर तुम्हारा बिहेवियर है एज पर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के प्रति तुम्हारा कोई एटीट्यूड या कोई बिहेवियर बना होगा। अब उसके प्रति से तुम वहां पर ही कौन से डिसीजन लोगे। अगर तुम जो है तुम अपने आप को सेल्फ स्टीम मेंटेन करके रखे हो, यस, तो अगर यस करोगे तो तुम हाई सेल्फ मॉनिटर होगे, सोशल एडजस्टिव फंक्शन कर पाओगे। सोशल एडजस्टिव अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। और नो हुआ तो लो सेल्फ मॉनिटर मतलब वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस होगा, जो वैल्यूज चल रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली तुम काम कर जाओगे वहां। ओके, अब एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात आता है, ठीक है, कि एटीट्यूड बनता कैसे है। क्वेश्चन था ना पीवाईक्यू में एटीट्यूड फॉर्मेशन का, कैसे कैसे बनता है। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो एटीट्यूड जो फॉर्मेशन है वो एक्सपीरियंस के थ्रू बन सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बन सकता है, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन। जैसे किसी भी एक तरीके के ब्रांड या कपड़े, क्लॉथ, कोई भी चीज के प्रति मेरा अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, तो उसके प्रति बन गया मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम मैं वही चीज को खरीदूंगा। नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे ओपिनियन मांगेगा तो मैं उसी तरीके के ब्रांड या वही ब्रांड को बोलूंगा, फेवर करूंगा कि भाई ये ले लो, इस ब्रांड का ले लो, है कि नहीं। उसके बाद कहाँ से बनता है, सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी और सोशल नॉर्म से बनता है। जैसे एग्जाम्पल, फैमिली जो है वो रिस्पेक्ट करती है हार्ड वर्क को, कि कड़ी मेहनत वालों करने करने वाले को फैमिली रिस्पेक्ट कर रही है, सम्मान कर रही है, तो तुम क्या करोगे, तुम भी कड़ी मेहनत करोगे। क्यों, कि भाई फैमिली में मेरे को रिस्पेक्ट मिले। तो तुम्हारा हो गया एटीट्यूड फॉर्मेशन एक तरीके से, क्योंकि हार्ड वर्क करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सोसाइटी, क्योंकि फैमिली इसको रिस्पेक्ट कर रही है हार्ड वर्क को। दूसरा एटीट्यूड फॉर्मेशन जो है कंडीशनिंग, कि तुम्हारा जो है वो कंडीशनिंग किस तरीके से हुआ है, क्लासिकल हुआ है, ऑपरेंट हुआ है, किस तरीके से हुआ। तो क्लासिकल मतलब कि एडवर्टाइजर्स इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, मतलब एडवर्टाइजर्स इन्फ्लुएंस, सब हम सब टीवी देखते हैं, टीवी आजकल सोशल मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया में हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी एक तरह की चीज को उसको दिखाया जा रहा है बार बार, तो क्या करोगे, तुम उसके प्रति मैनिपुलेट हो जाओगे, ठीक है, और तुम वही चीज करने की कोशिश करोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज लेना है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंडीशनिंग, बार बार वो चीजें तुम्हारे आसपास में दिखा दिखा कर तुम्हारा कंडीशन वैसा बना दिया कि अब तुमको वो चीज चाहिए ही, या तुमको वो चीज करना ही है। ऑपरेंट मतलब कि एटीट्यूड जो है वो री हो जाता है थ्रू द रिवॉर्ड और डिस्करेज थ्रू द पनिशमेंट। जैसे जैसे तुम तुम्हारा एग्जाम था, तुम्हारा एग्जाम था, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, घर वालों ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, रिवॉर्ड के बेसिस पे कुछ भी। अगर तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हारे लिए साइकिल खरीद दिए, 6 5 6 में हो साइकिल खरीद दिए। बड़े कॉलेज वॉलेज में हो तो तुम्हारे लिए बाइक खरीद दिए, और बड़े हो तो तुम्हारे लिए कुछ और कर दिए। ये रिवॉर्ड दिए कि तुम इतने मार्क्स ले आओ, टॉप कर जाओ, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा के लिए रिवॉर्ड किया, बुरा किए, उसी टेस्ट उसी एग्जाम में अगर फेल कर गए तो पनिशमेंट होगा। तो इसके बेसिस पे तुम्हारा एटीट्यूड रीइंफोर्स्ड हो जाएगा कि भाई पढ़ लो, अगर पढ़ेंगे तो फैमिली में कदर होगा, वो अच्छे से हमें क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, धुनैया नहीं होगा। और पनिशमेंट होगा, जब फेल होंगे तो पनिशमेंट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कि भाई जिंदगी में फेल नहीं करना है।
फेल करेंगे तो दिक्कत होता है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएटिव इवैल्यूएटिव तरीके से भी एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट और पर्सन। क्यों? क्योंकि बिकॉज आर एक्सपोजर टू whom coincided with a positive or the negative emotions। मतलब कि तुम जो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वेडिंग सॉन्ग का, मतलब तुम एक कपल हो, तुमने शादी भी कर ली है, अब तुम कहीं पर ही गए और वहां शादी का गाना बज रहा है, तो वो कपल क्या करेगा? रिलेट करेगा अपने अपने शादी को, कि मेरे ही शादी में, मेरे ही मैरिज में इस तरीके के सॉन्ग्स बज रहे थे। तो ये हो गया इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव हम लोग अपना आंसर करवाते हैं इवैल्यूएट, सर इवैल्यूएट कर दो, मैंने लिखा है, इसके चेकिंग कर दो। तो वहां पर भी हो गया कि भाई ये चीज से हम गुजर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने से रिलेट कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि भाई पास्ट में वो चीजें हम लोग कर चुके हैं, तो उस तरीके से भी फॉर्मेशन होता है। ऑब्जर्वेशन, इसमें किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है? तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास के चीजों को, अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो क्या सीखता है अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स बच्चा भी उसी तरीके से सीखेगा। अगर बच्चा पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं घर में, गाली गलौज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने वर्ड का, गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब जब सुनेगा बच्चा, तो वो बच्चा भी वही सब सीखेगा और वो बाहर जाकर के एक्ट भी इसी तरीके से करेगा, ठीक है। फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसका इस्तेमाल हम लोग केस स्टडी में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर हुआ तो भाई लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट की वजह से हुआ। मतलब जो हमारा जो चेंजिंग एटीट्यूड है अलाइन विद द बिहेवियर, ठीक है। मतलब चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड द स्मोकिंग टू वैल्यू हेल्थ। मतलब अब हमको समझ में आ चुका है, मेरे बुद्धि में ये समझ में आ चुका है कि भाई जो स्मोकिंग है वो गलत है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कह रहा है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर के साथ चेंज होता है, तो उसे हम कॉग्निटिव डिसीज। और कैसे फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड का? तो भाई फैमिली फैमिली से लर्निंग, लास्ट में हम लोग लास्ट के वीडियो में वैल्यूज सीखे हैं, फैमिली वैल्यूज, है कि नहीं? वहां से सीखते हैं, कुछ प्रीजुडाइसेस बन जाते हैं, पहले ही हम लोग मान जाते हैं कि ये चीज़ है, अच्छा ये चीज़ है तो ऐसा ही होगा, है कि नहीं? एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, रिलीजन, टेलीविजन्स में चीज़ें दिखाई जाती हैं, मूवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अदर फॉर्म। आज तो एटीट्यूड सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से फॉर्मेशन हो सकता है, किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट रील शॉर्ट्स में आ रहे हैं, वैसे ही बनता जाता है हमारा फॉर्म एटीट्यूड। सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ एफर्मेशन मतलब कि भाई एक इंडिविजुअल जो है एडॉप्ट करता है ऐसे एटीट्यूड को, जो एटीट्यूड जो है कंसिस्टेंट हो उसके वैल्यू के साथ, जैसे कि हम कह रहे हैं ऑनेस्ट एटीट्यूड। वैल्यू क्या है और उसके एटीट्यूड क्या है, ये दोनों ही इक्वल है। जो वैल्यू कह रहा है उसी तरीके का एटीट्यूड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू कुछ और है और एटीट्यूड कुछ है, वैल्यू और एटीट्यूड मैच नहीं कर रहे हैं। क्या ये क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू और एटीट्यूड मैच करना चाहिए, उसे ही सेल्फ अफर्मेशन कह रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट्स वंस इवन अदर्स बिहेवियर्स, मतलब टू सर्टेन कॉजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। मतलब कह रहा है कि भाई किसी एट्रीब्यूट्स वंस ओन और अदर बिहेवियर, मतलब हम किसी का बिहेवियर या अपने बिहेवियर को डेवलप, खुद को वो कारण बन रहा है, अपना बिहेवियर या दूसरे का बिहेवियर कारण बन रहा है खुद के डेवलपमेंट का, इसलिए बोल रहा है वो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। अब कैसे फॉर्मेशन होता है? सेल्फ परसेप्शन से, सेल्फ परसेप्शन से भी फॉर्मेशन हो सकता है एटीट्यूड। जैसे कि इंडिविजुअल जो है उसका एटीट्यूड कहाँ से बन रहा है? उसके बिहेवियर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वॉलंटियर में इन्फॉर ही हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द हेल्पिंग अदर्स। जैसे एक तरीके का एक वॉलंटियर्स थे, ठीक है, वॉलंटियर्स जो हेल्प कर रहे थे दूसरों का,
और उनको वो हेल्प करके खुशी मिल रहा था, मज़ा मिल रहा था, ठीक है? तो जब मज़ा मिल रहा था तो वो भी दूसरे को जब बताएगा कि भाई मैंने ये किया, इसमें जो है बहुत मज़ा है, हेल्प करने के बाद बहुत मज़ा मिला, ठीक है? तो वो भी उसका एटीट्यूड ये बन जाएगा, ठीक है? सेल्फ परसेप्शन हो जाएगा कि अरे! सही है भाई, तो हम भी करेंगे हेल्प, हम भी करेंगे वॉलंटियर, हम भी बनेंगे वॉलंटियर्स, ठीक है? ऐसे। फिर एटीट्यूड जो फॉर्मेशन होता है वो पर्सुएशन से बनता है, मतलब कि इन्फ्लुएंस इलेक्शन स्पीचेस आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन पीपल को, जो पढ़े लिखे उतना नहीं है, जो समझदार नहीं है, उनको अपने फ़ेवर में लाना बहुत आसान है। वैसे ही बात कर दो, उनके जैसा ही बात कर दो, हो गया। तो इलेक्शन में लोग तो वैसे ही करते हैं, सारे लीडर्स। अब एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं। अभी तो हम लोग फॉर्मेशन की बात किए। पहले देखा एटीट्यूड क्या है, फिर एटीट्यूड के बहुत सारे बिलीफ से, ओपिनियन से, इन सारी चीज़ों से कंपैरिजन करा। फिर एटीट्यूड बना कैसे, है कि नहीं? कौन-कौन सा लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब जो है एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, ठीक है? इस पे बात करते हैं। पर्सुएशन, पर्सुएशन कार्ल होवर्ट के, यहाँ पर ये उनको हम लोग नाम कोट करेंगे। कल हम लोग सत्य द्विवेदी जी का देखे थे ना कॉपी, देखा था कैसे सिर्फ कोटेशन लिख रही थी, नाम लिख रही थी और सिर्फ उनका जो है लीडर्स या जो कुछ भी थिंकर्स हैं उनके नाम सिर्फ कोट कर रही थी, जैसे महात्मा गांधी वाला में हो गया। तो वैसे ही हम लोगों को सिर्फ नाम कोट करना है, ये लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है। ओके, मतलब परसुएशन मतलब डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू चेंज योर माइंड्स, मतलब तुम खुद से चाहे कि भाई अपने दिमाग को मेरे को चेंज करना चाहिए, मेरे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। कैसे? तो थ्रू लॉजिक एंड इमोशंस। ओके, जैसे सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच का रिलेशन। सेल्स पर्सन जो होता है भाई, तरह तरह के उसके पास जाओ कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो बता देगा कि ये चीज़ बेस्ट क्यों है, और वो तुमको ये कर देगा, मोहित कर देगा। अब तुम जो है फिर ले वो उसी तरीके से डिसीजन। सोशल इन्फ्लुएंस से ही हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, ये लोग हमको किस तरीके के वैल्यूज़ दे रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें सिखा रहे हैं, उससे। फिर इमोशनल अपील, इमोशनल अपील में एंडरसन का नाम हम लोगों को कोट करना है। इमोशनल अपील में एंडरसन का, और अभी हम लोग देखें पर्सुएशन में कार्ल होवलैंड, ठीक है? चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू इमोशन, जैसे कि लव, फियर, लव और फियर, डिलार्ड, एंगर, एक्साइटमेंट, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, इंस्टिगेशन, डिस्गस्ट, है कि नहीं? एग्जाम्पल स्मोकिंग ग्राफिक्स। तो भाई हमारा जो एटीट्यूड चेंज होगा वो देख करके हो जाएगा। इमोशनल अपील कि अरे स्मोकिंग सही नहीं है, ये नहीं है, या फिर लव, प्यार, गुस्सा को देख करके प्यार, ये मेरे को इतना प्यार दे रहा है, उसके प्रति चेंज हो जाएगा, हमारा इमोशनल अपील हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। कोई मेरे को गुस्सा दिखा रहा है, उसके प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, है कि नहीं? कि ये बहुत गुस्से वाला इंसान है, इसके साथ नहीं रहना है, ऐसे नहीं करना। ओके, अब एक रिएक्टेंस थ्योरी है जो ब्रह्म एंड ब्रह्म बताते हैं इसके बारे में। अब ये रिएक्टेंस थ्योरी क्या है वो देखो यहाँ। कहता है कि जब एक इंडिविजुअल जो है परसीव करता है अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस, और उसका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो थ्रेटन होता है या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक मोटिवेशनल स्टेट, जिसे हम साइकोलॉजिकल रेक्टेंस कहते हैं। इससे भी एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे मैंने कुछ चूज करा कि मुझे ये करना है, ठीक है? अब ये करना है, अब वो जब मैं करना स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हो गए, उसमें मेरे को रोकने लग गए, मुझे डराने लगे, धमकाने लगे। तो उसके प्रति वहाँ पर ही मेरा जो है एटीट्यूड ऐसा बनेगा कि अच्छा, तुम मेरे को रोक रहे हो, मुझे ये काम करने के लिए रोक रहे हो। अब जो है मेरे अंदर आग बस गई है, मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है? मुझे ये काम करना ही करना है। तो वो जो है एक साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस बनेगा यहाँ पर ही। जिद जिसे हम कह सकते हैं, जिद बन गया, तो मुझे रोक रहे थे, तो मेरे को जिद बन गया।
अब मुझे को ये करना है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये भी हो सकते हैं एटीट्यूड चेंज के, सेल्फ एफिकेसी, इशू इन्वॉल्वमेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कहीं इमेज चिपका दिया, वायलेंस वाला इमेज, कुछ अच्छा गलत इमेज चिपका दिया है कहीं पर भी, तो उस इमेज को देख करके तुम्हारा चेंज हो जा रहा है माइंड। जैसे कि सिगरेट लेने के लिए गए, सिगरेट के डब्बे पे बड़ा सा ऐसा कैंसर वाला मुंह छापा हुआ होता है ना, प्रिंटेड होता है, तो उसको देख करके अचानक से तुम्हारा कभी नजर पड़ा और तुम बोले नहीं यार, सिगरेट सही नहीं है, कैंसर हो सकता है, देखो कितना बुरी तरीके से इसका चेहरा दिखाया हुआ। तो वैसे तुम्हारा एटीट्यूड वहां से चेंज हो सकता है। तो एटीट्यूड कभी भी चेंज हो सकता है, किस कोई भी वे तरीके से चेंज हो सकता है। फिर रिसीवर डिफरेंसेस, रिसीवर कोई कुछ तुमको दे रहा है, तुम उसको कैसे रिसीव कर रहे हो, उसमें डिफरेंसेस। मैसेज सोर्स से चेंज हो सकता है, मैसेज कंटेंट से चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे वाटर कंजर्वेशन, भाई अभी जो है वाटर स्कैर्सिटी बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, तो वाटर का स्कैर्सिटी बढ़ते जा रहा है। तो लोग तुम्हारे पास मैसेज पहुंचाए, तुमको ये तरह तरीके के बात बताएं, वीडियोस, इमेजेस, तरह तरह के चीज़ों से कि भाई वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है। तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया पानी के प्रति। जो तुम नल पूरी तरीके से खुला छोड़ देते थे, पानी बह रहा होता था, उस चीज़ को तुम रोक लोगे, अब वैसा नहीं करोगे, है कि नहीं। फिर एजुकेशन और नॉलेज से भी एटीट्यूड चेंज हो सकता है। फिर हम डाइवर्सिटी से जब एक्सपोर्ट करेंगे, अलग अलग तरीके के लोग के बोलने वाले, रहने वाले, खाने वाले, पीने वाले, तो वहाँ से भी अपना एटीट्यूड चेंज होगा। जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे, दुनिया के अलग अलग जगहों में जा रहे होंगे। फिर सेल्फ टॉक, पर्सनल रिफ्लेक्शन फॉर एक्सपीरियंस। सेल्फ टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जब तुम कोई एग्जाम में फेलियर करते हो, जब तुम कोई केस में फेल करते हो, जब तुम कहीं कोई सिचुएशन में फेल करते हो, तो अपने आप से बात करना होता है। मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, खुद से बात करो, क्या कमियां रही, क्या गलतियां मैंने करी, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए था। फिर रिफ्लेक्शन होगा कि ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए था, ये चीज को और बेटर कर सकते थे, इसको इतना समय और दे सकते थे, है कि नहीं। ऐसी चीजें जब चलेंगी तो मतलब कि खुद को रिफ्लेक्शन कर पा रहे हो, मतलब अपने आप को ये कर पा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज चालू करते हैं, जानते हैं भाई हेल्थ जो है, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, समझ में आता है कि हाँ एक्सरसाइज जरूरी है। जब उस पे एक लेवल का जो है फिजिकल डैमेज होता है, तब उसको ख्याल आता है कि नहीं भाई अभी जो है करना चाहिए एक्सरसाइज, है कि नहीं। क्योंकि ये डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है मतलब कि मेरे बॉडी वेट बढ़ते जा रहे हैं, हम थोड़े से फैटी होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तब होता है, सेल्फ टॉक करते हैं कि नहीं भाई अब तो ज़रूरी है, एक्शन लेने की ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद विकॉरियस लर्निंग, विकॉरियस लर्निंग कहते हैं, इसका मतलब कि भाई अपना एटीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो अदर के, ऑब्जर्विंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। कोई-कोई ये यूपीएससी फैटर्निटी में कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो इतने टॉपर्स को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ करी हैं, उनकी गलतियों से ही सीख जाते हैं कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और उसका थोड़ा-सा लक भी है कि उसका लक साथ दे देता है और उससे वो गलतियाँ नहीं होती हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, है कि नहीं? फिर डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द वॉलंटियरिंग आफ्टर लिसनिंग द फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, वही बात, अभी पीछे ही हम ये चीज़ एक्सप्लेन किए थे, है कि नहीं? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और चेंजिंग थॉट्स, इसके बेसिस पे भी हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है कि नहीं। अब पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रहा हो, उसकी वजह से भी हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। जैसे कि पास्ट का कुछ इनकाउंटर विद अ फूड आइटम में चेंज एटीट्यूड। कुछ फूड आइटम्स जो तुम कहीं खाने के लिए गए, कहीं तुम ठहरने के लिए गए, और वहां पर ही वो चीजें तुमको पसंद नहीं आ रही थी, और क्या किए तुम,
ऑर्डर कर दिए लेकिन खा लिए, ऑर्डर किए तो खाना ही पड़ेगा भाई, अब खाना पड़ेगा तो वो चीज़ अच्छा नहीं थी, तो तुम फ्यूचर के लिए तुम ऐसे ही रेडी हो गए कि ये चीज़ें तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ एटीट्यूड चेंज, कैसे हमारा जो एटीट्यूड है वो बदलता है उसमें देखो। तो उसमें जो है दो तरीके के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक तो है इलाबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसे हम ईएलएम कह रहे हैं, देने वाले का नाम पीटी एंड कैसिपियो कैसी कैसिपो, जो भी पढ़ना है यार थोड़े से अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। तो ईएलएम दो रूट से जाता है, एक सेंट्रल रूट, दूसरा पेरिफेरल रूट। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक सेंट्रल रूट से, एक पेरिफेरल रूट से। सेंट्रल रूट से जो चेंज होगा वो जो होगा कॉग्निटिव, मतलब हमारा माइंड लेवल पे चेंज होगा, हमारे दिमाग में जब चेंज होगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, है ना। अब कैसे? कॉग्निटिव प्रोसेस करेगा, माइंड लेवल पे करेगा, और ये मेन रूट है तो ये डीप प्रोसेस करेगा। फोकस किस पे होगा इसका? क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट्स पे, नॉट क्वांटिटी। गुणवत्ता, कितना अच्छा है ये, कितने अच्छे तक चलेगा। तो ये क्रिएट लास्ट एटीट्यूड चेंज, क्रिएट लास्टिंग एटीट्यूड चेंज, ठीक है। अब जो है यहाँ देखो दूसरे वाला जो पेरिफेरल रूट है, जो मेन रूट से अलग है। पेरिफेरल मतलब कि मेन रूट में नहीं जा रहा, बाकी सराउंडिंग में है पूरा, ठीक है। तो सराउंडिंग में क्या है हमारा? इमोशनल फीलिंग, मतलब इमोशन ड्रिवन, इमोशनली ड्रिवन, जहाँ हम कह रहे हैं मेंटल शॉर्टकट, ना कि आर्ग्यूमेंट के एक्चुअल मेरिट पे जा रहे हैं। इधर हम लोग आर्ग्यूमेंट के एक्चुअल मेरिट पर जा करके चेंज कर रहे हैं, तो जब एक्चुअल मेरिट पे जाएंगे तो लास्टिंग इम्पैक्ट होगा, एटीट्यूड चेंज लॉन्ग समय तक के लिए रहेगा। पेरिफेरल वाला में इमोशनल और फीलिंग होता है, ये कहता है सेलो प्रोसेसिंग होता है, तुरंत ही इस पर इसका प्रभाव जा सकता है, ठीक है। तो ये टेम्पोररी एटीट्यूड चेंज होता है। दूसरा है हेरेटिक सिस्टम मॉडल बाय द इकली, जिसमें शॉर्टकट, इमोशन एंड द गट फीलिंग के बारे में बात किया है। ये हीरोइटिक सिस्टम क्या बोलता है कि इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रोसेस किया जाता है जैसे शॉर्टकट्स, इमोशंस और गट फीलिंग, जिसे हम कह रहे हैं हीरोटिक्स। मतलब हम एटीट्यूड चेंज तो कर रहे हैं लेकिन शॉर्टकट से, गट फीलिंग मतलब हिम्मत दिखा करके, ठीक है, इस तरीके से। और जो अपने पास लास्ट एटीट्यूड मॉडल चेंज करने की बात आता है वो क्या है? द एक्सटेंड द एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल, जिसे हम ईपीपीएम कह रहे हैं, जहां पर ही हम लोग देखेंगे कि फियर और थ्रेट, मतलब कि डर और तुमको कोई डरा धमका रहा है, इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। एंटी स्मोकिंग campaigns often use fear based message to encourage people to quit smoking। मतलब पैकेट देखा देखा ना सिगरेट सिगरेट का, उसमें क्या लिखता है? स्मोकिंग काउजिंग कैंसर, और बड़ा सा दिखाता है कैंसर का फोटो। तो मतलब किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, उसको डरा के कर दो और उसके इमोशन के साथ खेल करके कर दो। मतलब उसके इमोशन में डर बैठा दो, थ्रेट पैदा कर दो और उसका एटीट्यूड चेंज कर दो। तो वो ही हो गया एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। जो क्या कह रहा है? थिंकिंग एंड फीलिंग इन द कंजक्शन विद द थ्रेट एंड फियर अपील्स, हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफिकेसी इसमें होता है भाई, ठीक है, डराना धमकाना, ठीक है। ये है एटीट्यूड का पार्ट 1, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है।